हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीसीए का इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ब्लॉक वन पढ़ रहे हैं। ब्लॉक वन के अंदर हमारे पास 4 यूनिट्स है। उसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, यूनिट वन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। नीड फॉर अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर भी हम पढ़ चुके हैं। जो लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर है वो किस चीज से डील करता है कि डेटा कैसे स्टोर होगा और किस तरीके से प्रेजेंट होगा यूजर को। ठीक है। जो फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर है वो किससे डील करता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से, कि क्या क्या सॉफ्टवेयर है और किन किन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से मिलकर वो डीबीएमएस आर्किटेक्चर जो है वो बना हुआ है। तो उसको हम फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर कहते हैं और उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कुछ फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे हमारे पास कंपोनेंट्स है। ठीक है। जैसे कि डीएमएल प्री कंपाइलर, डीडीएल कंपाइलर, क्वेरी प्रोसेसर, डेटाबेस मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। और उसके बाद में डेटा डिक्शनरी, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, क्वेरी, एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूजर, जनरल यूजर के पास में एप्लीकेशन प्रोग्राम रहेगा। तो यहाँ से हमारा कुछ फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर इस तरीके का दिखाई देता है। अब इसको आगे हम मतलब एक एक जितने भी हम इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट देख रहे हैं, जैसे डीएमएल कंपाइलर क्या हो, प्री कंपाइलर क्या होता है, डीडीएल कंपाइलर क्या होता है, क्वेरी प्रोसेसर क्या होता है, डेटाबेस मैनेजर क्या होता है, फाइल मैनेजर क्या होता है, ये छोटे छोटे जितने भी कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं, इन सबको हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं, जिससे हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या चीज है और किस तरीके से ये काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, पहले हम फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर को डिफाइन ही कर लेते कि ये होता क्या है। फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर component used to enter and process data and how these software components are related and interconnected। जो हमारा सॉफ्टवेयर डीबीएमएस आर्किटेक्चर है वो किससे डील करता है, सॉफ्टवेयर से डील करता है कि भाई सॉफ्टवेयर किस तरीके का होगा, इसके अंदर कैसे कंपोनेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, कैसे उन दोनों दो कंपोनेंट्स के बीच में आपस में इंटरकनेक्शन होगा, कैसे वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, किस तरीके से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे शेयर किया जाएगा ताकि वो समझ में आए। ठीक है। तो अब एक एक करके हम इन सभी को डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पहला डीएमएल प्री कंपाइलर। प्री कंपाइलर। अब जो डीबीएमएल कंपाइलर है, इसको अगर हम वैसे डिफाइन करें तो डेटाबेस में जो हमारी मैनिपुलेटेड लैंग्वेज होती है उनके ऊपर काम करता है। जैसे डेटाबेस जो मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज होती है, जो भी क्वेरी मतलब जो कुछ भी लैंग्वेज में आता है, जैसे कि मैनिपुलेटिंग मतलब क्या, अपडेट करने के लिए जो क्वेरीज लिखते हैं। ठीक है। या फिर किसी को कोई इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है, ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हम डीएमएल प्री कंपाइलर से उसको कनेक्ट कराते हैं ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको समझ में आ सके। उस टाइम पे वो डीएमएल प्री कंपाइलर जो है वो वर्क करता है। ये क्या करता है, जो डीबीएमएल, जो हमारी डीएमएल मतलब स्टेटमेंट्स होती हैं, उन सबको ऐसे कन्वर्ट करता है जो कि हमारा डीबीएमएस का जो भी आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो भी बना हुआ है सॉफ्टवेयर, उसको समझ में आ सके कि हम उसको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। तो ये किससे डील करता है, द डीएमएल प्री कंपाइलर
कन्वर्ट डीएमएल स्टेटमेंट, जब हम वो पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तब हमें डीएमएल स्टेटमेंट्स के बारे में और भी अच्छे से पता चलेगा कि ये क्या होती है, ठीक है, कैसे कैसे इसकी क्वेरी लिखी जाती है। तो अभी के लिए ये ध्यान रखना कि जो भी हमारी डीएमएल स्टेटमेंट्स होती है उनको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमारा डीबीएमएस आर्किटेक्चर मतलब सॉफ्टवेयर है उसको समझ में आए कि हम क्या चीज उससे कराना चाहते हैं। सच एज सेलेक्ट डैश फ्रॉम, मतलब ऐसे लिखने का उसका पैटर्न होता है जो हम एसक्यूएल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। सेकंड क्या होता है कि ये जो हमारा प्री कंपाइलर है, द डीबीएमएल, द प्री कंपाइलर इंटरेक्ट द क्वेरी प्रोसेसर इन ऑर्डर टू जनरेट द एरर। ठीक है, अब ये अकेले तो काम करेगा ही नहीं, तो करेगा नहीं, क्योंकि हमें जब किसी भी चीज में मैनिपुलेट करना है तो हमें क्वेरी लिखनी ही पड़ेगी ना। तो जब हम क्वेरी को लिखेंगे तो ये क्वेरी प्रोसेसर के साथ में इंटरेक्ट करता है, उसके साथ में मिलकर काम करता है ताकि हम जो भी काम कराना चाहते हैं, ठीक है, जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, अपडेशन करना चाहते हैं, उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो वो इजिली कर सके। ठीक है, इसके बाद में हमारा सेकेंड आता है DDL कंपाइलर। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है डेटा को, मतलब जो भी हमारी ये जैसे ये होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के साथ में काम करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो भी होती है हमारी, जैसे हम किसी को क्रिएट करते हैं, कभी भी कोई टेबल हम बना रहे हैं तो उसके लिए भी हम एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम क्रिएट करेंगे तो कुछ डेटा का डेटा होगा, ठीक है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है ताकि यूजर को समझ में आए। जैसे हमने एक टेबल बनाई है, उस टेबल का नाम कुछ लिखा है, फिर उस डेटा के मतलब उसके कुछ क्या होंगे, लाइक ऐसे हमने कल भी देखा था, जैसे एम्प्लॉय टेबल बनाई है, फिर उसके अंदर कुछ उसके एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट्स होंगे, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो उसको क्या करेगा ये, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करेगा ताकि हमें समझ में आए, ठीक है, कि क्या एम्प्लॉय आईडी है, क्या एम्प्लॉय नेम है, क्या सैलरी है, क्या डिपार्टमेंट आईडी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इजीली वहां से मिल सके। ये जो हमारा डीएमएल है वो डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज के साथ में, यानी कि उसके अंदर चेंजेस करने होंगे उसमें काम करता है। और जो हमारा डी एल कंपाइलर है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो भी हम क्वेरी लिखेंगे उसके बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो कन्वर्ट करता है ये, कन्वर्ट्स द डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट, जो भी हमारी होगी, सच एज क्रिएट टेबल, जो हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में। into a set of tables containing metadata। ठीक है,
जैसे मेटा डेटा क्या हो गया कि जो भी टेबल के बारे में डेटा है, कि एम्प्लॉय है टेबल का नेम, उसके बारे में जितना भी डेटा है, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, ये सब कुछ, और फिर उसके बारे में कुछ हमारी एंटिटीज है, जैसे एम्प्लॉय ए है, एम्प्लॉय बी है, एम्प्लॉय सी है, उनके बारे में सारा डेटा हमें देगा। ठीक है। उसके बाद में दीज टेबल, मतलब इसी का एक और पॉइंट, जो भी डेटा हमारा बनेगा, यानी कि टेबल जो भी बनेगी, उस टेबल को हम कैटलॉग, मतलब सिस्टम की कैटलॉग और डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। थर्ड, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर तो हमें पता ही है कि फाइल मैनेजर क्या ही काम कर सकता है। ऑफकोर्स फाइल से ही डील करेगा ना, कि कितना स्पेस बचा है, क्या क्या चीजें चाहिए, कितना और हम उसके अंदर डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी फाइल मैनेजर हमें देता है। फाइल मैनेजर मैनेज करता है द एलोकेशन ऑफ स्पेस ऑन डिस्क स्टोरेज। ठीक है। अब इसके बाद में फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस मैनेजर। अब फाइल मैनेजर से फाइल को, मतलब डिस्क एलोकेट करता है, कितना स्पेस अवेलेबल है, ये चीज यहाँ पर रखी हुई है, इस डेटा को इस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी में कहाँ कहाँ रखा हुआ है उसका स्टोरेज, ताकि उससे हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सके। लेकिन जब हम बात करते हैं डेटा मैनेजर की, तो डेटा मैनेजर क्या काम करता है, डेटा, सॉरी, डेटाबेस मैनेजर, इसके बहुत सारे काम होते हैं, इसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डेटाबेस मैनेजर क्या करता है, एक तरीके का इंटरफेस है, किसके बीच में, बिटवीन जो भी हमारी लो लेवल डेटा है और एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और क्वेरी लैंग्वेज के बीच में। ठीक है। एक तरीके का इंटरफेस है लो लेवल डेटा, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड क्वेरी के बीच में, ताकि इन तीनों के बीच में एक ऐसी कनेक्टिविटी बन सके ताकि हम डेटा को निकाल सके, मतलब एक्सेस कर सके। जैसे लो लेवल डेटा जो हो गया, जैसे डिस्क में हमने एक बार लिखा, जो मैंने आपको कल फिजिकल उसमें सिखाया था ना, लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर के अंदर जो फिजिकल लेवल होता है, उसके अंदर डेटा को स्टोर करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है ना। तो वहां से कुछ डेटा को लेकर आएगा, फिर एप्लीकेशन, जो भी हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वहां तक पहुंचाएगा। अब उसके बीच में कोई भी जैसे क्वेरी होगी कि आपने उसको क्रिएट किया है या डेटाबेस के अंदर कुछ अपडेट किया है या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लाने का काम कौन करता है, डेटाबेस मैनेजर। मतलब उसको इस तरीके से प्रेजेंट करता है, इन तीनों के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन बिठाता है, ठीक है, ताकि हम अपने पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है। अब यहाँ पे ये इतना सारा मतलब काम कर रहा है, इसका थोड़ा सा स्पेस भी ज्यादा ये कैरी करता है, स्टोरेज स्पेस की इसको जरूरत होती है, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रख सके और सबको बता सके कि भाई ये काम ऐसे किया जाना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह, आपको जब कोई भी काम ये कर रहा है, ठीक है, तो बीच में एक तरीके का इंटरफेस बनाया गया, तो दोनों की इंफॉर्मेशन को भी तो इधर उधर शेयर करने का काम भी तो यही करेगा ना। अब यहाँ से हम क्या करें, जैसे ये क्या होता है, बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसकी बहुत सारी है, तो वो लिख देती हूँ मैं। जैसे फर्स्ट,
इंटरेक्शन हो गया विद फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के साथ में इंटरेक्शन करता है तभी तो डेटा को इधर से उधर लेकर जाएगा। इंटीग्रिटी इन्फोर्समेंट करता है, कोई जो भी मतलब प्राइमरी की है वो कैसी रहनी चाहिए, ठीक है, 10 वैल्यू से ज्यादा, मतलब अगर आपका फोन नंबर है तो उसके अंदर इतनी ही वैल्यू होनी चाहिए, उससे ज्यादा वैल्यूज को डिजिट्स को आप नहीं एंटर कर सकते, तो वो भी देखता है कि ये चीज हो भी रही है जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी इंफॉर्मे इन्फोर्समेंट, ठीक है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी चेक करता है कि भाई मैनेज हो भी रही है या नहीं हो रही है, कोई भी एक्सेस तो नहीं करा किसी का डेटा, और बैकअप और रिकवरी भी करता है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कनकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल मतलब कि जैसा काम हो रहा है वो एक फ्लो में ही होना चाहिए, और जैसे आपका आपने किसी को 100 रुपये ट्रांसफर करे हैं, ठीक है, और ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ए और बी दो पर्सन है, इसके पास में 100 रुपए हैं और ये पैसे इसको देना चाहता है, अभी बी के पास में 0 है, तो अगर ये पैसे इसको शेयर कर देता है तब भी इन दोनों का जो एडिशन है, अभी इसके पास में 0 बचा तो यहाँ पर भी 100 होगा और यहाँ पर भी 100 होगा, तो ये कंकरेंसी ये जो है मैनेज करता है कि भाई जो डेटा पहले था वही इन ट्रांसैक्शन के बाद में भी होना चाहिए, उन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा हमें चाहिए वही हमें डेटा बाद में भी मिलना चाहिए और वैसा ही पहले भी होना चाहिए। ठीक है। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन कंट्रोल करता है, जैसे अगर आप कोई डेटाबेस एक्सेस करना चाहते हो तो वो आप कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, जैसे आप अपनी इग्नू की वेबसाइट खोल के देखो, अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो आप सिर्फ रिजल्ट देख सकते हो, आपको ये ऑथराइजेशन नहीं है कि आप उसके अंदर कुछ अपने मार्क्स को चेंज कर सको, तो वो चीज मैनेज हो रही है या नहीं ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डेटाबेस मैनेजर की। उसके बाद में है कमांड कंट्रोल करना, कमांड प्रोसेसर लिख सकते हैं। एट है इंटीग्रिटी चेक भी करता है, वो इंटीग्रिटी इन्फोर्समेंट में ही आ जाएगा, इंटीग्रिटी चेकर का भी काम करता है, और क्वेरी ऑप्टिमाइजर भी है, चेक करता है कि क्वेरी रन भी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ऐसे कुछ भी तो नहीं रन कर रहे। ट्रांजेक्शन्स मैनेजमेंट भी करता है, 11th है शेड्यूलर भी है, भाई ये भी चेक करना है कि कोई ज्यादा देर तक तो किसी पर्टिकुलर चीज को एक्सेस नहीं कर रहा है या ये सब कुछ, ठीक है, तो शेड्यूलर भी मैनेज करता है कि कब क्या चीज होनी है, और रिकवरी भी मैनेज करता है जो हम बैकअप एंड रिकवरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिकवरी को भी मैनेज करता है। और 13 है बफर भी मैनेज करता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डेटाबेस मैनेजर की है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो क्या है क्वेरी प्रोसेसर। क्वेरी प्रोसेसर हमारा क्या काम करेगा,
क्वेरी को देखेगा कि भाई ये क्वेरी कैसे रन करनी है, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो डीबीएमएस जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको समझ में भी आनी चाहिए कि जो क्वेरी आपने लिखी है क्या वो क्वेरी मतलब एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो उसको किस तरीके से डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को समझ में आएगा, उस हिसाब से उसको ब्रेक करना, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाना डीबीएमएस के लिए। तो ये कौन करता है? क्वेरी प्रोसेसर करता है। ठीक है। चेंजिंग द क्वेरी लैंग्वेज, जो भी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं उनको अंडरस्टैंड, जो हमारा डीबीएमएस है उसको समझ सके। ठीक है। ये क्वेरी लैंग्वेज क्या, जो हमारी हम एसक्यूएल में लिखते हैं ना इंग्लिश के जैसे स्टेटमेंट्स, उनको चेंज करता है। आप उसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक मतलब डीबीए भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है कि चेक करता है कि कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है कि जो मतलब कोई भी किसी भी डेटा को एक्सेस करे। जैसे मैं अपना जो भी एक डेटाबेस बनाया है तो मैंने यूजर के लिए एक सेपरेट मतलब डेटा बनाया हुआ है कि जो यूजर है वो सिर्फ कुछ कुछ चीजें ही एक्सेस कर सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हमारी जो इग्नू का रिजल्ट आता है, तो वो इग्नू का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी रिजल्ट को देख पाते हैं। उसके अंदर इतनी हमें मतलब परमिशन नहीं है कि उस रिजल्ट के मार्क्स को हम चेंज कर सकें। ठीक है। ऐसे ही लेकिन यहाँ पर देखो अब यूट्यूब पे हमें ये परमिशन मिल जाती है कि हम कभी भी किसी भी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं, उसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये चीज चेक करता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ऑथराइज है या नहीं है, इसको इस चीज की परमिशन है भी या नहीं है। तो ये सारे काम कौन चेक करता है? हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके साथ साथ ये भी चेक करता है कि अगर मतलब कोई भी क्वेरी है, ठीक है, वो हमारी ह्यूमन या फिर नेचुरल किसी भी रीजन से जो भी हमारा डेटाबेस है वो अगर किसी तरीके से खराब हो जाता है तो उसको रिकवर करने का काम भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो करता है। अगर उसमें कोई फेलियर आ जाता है तो उसको रिकवर करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उसको भी हम लिख लेते हैं। डीबीए, कई बार ना पेपर में ऐसा लिखा, एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि व्हाट इज डीबीए, तो डीबीए स्टैंड फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग यूजर्स ऑफ द डेटाबेस, या फिर आप बोल सकते हैं कि परमिशन, ग्रांटिंग परमिशन DBA is responsible for granting permission to the users of the database and store the profile of each user in the
डेटाबेस। इसका आप एग्जांपल ये भी देख सकते हो कि अगर आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड, तो आप सिर्फ अपनी आईडी को एक्सेस कर सकते हो। उस यूजर आईडी और पासवर्ड की हेल्प से आप किसी दूसरे की आईडी को एक्सेस नहीं कर सकते। उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं आ जाएगी, उसका नाम क्या है, उसकी एज और वटेवर जो भी उसने लिखा होगा अपनी प्रोफाइल के अंदर। अगर वो शो करना चाहता है तो वो एक अलग बात है कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई देती है, लेकिन पूरी तरीके से आप उसके मैसेजेस और भी बहुत सारी जो चीजें होती है वो आप नहीं देख सकते हो अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से। ठीक है, तो इस तरीके से वो उन सबको डिफरेंशिएट भी करता है कि किसको एक्सेस देना है किस चीज का और किसको एक्सेस नहीं देना है किस चीज का। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल defining procedures to recover the data from। कोई भी फेलियर हो जाता है तो उससे हमारे डेटाबेस को क्या कर सके, हम रिकवर कर सके। फेलियर किसी भी तरीके का हो सकता है, ह्यूमन फेलियर, आपने क्वेरी गलत लिख दी, टेबल गलत बना दी, या इस तरीके से कुछ भी गलत कर दिया, तो उसको ठीक कर सकता है, उसको रिकवर करने की क्षमता रखते हैं नेचुरल और हार्डवेयर फोल्डर्स। मिनिमल लॉस ऑफ डेटा। हो सकता है भाई कभी हो भी जाए डेटा का लॉस, और बेशक से कोशिश तो यही करता है कि बहुत ही कम डेटा को लॉस करें। ठीक है, एक और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। 7 डेटा फाइल्स इंडिसेस इंडेक्स एंड डेटा डिक्शनरी। ये क्या करता है, इसको चाहे आप अलग अलग पॉइंट्स में लिख दो कि डेटा फाइल इंडेक्सेस क्या होता है। डेटा फाइल इंडेक्सेस में क्या होता है कि इंडेक्सेस बने होते हैं हर फाइल के लिए, कि भाई ये वाली फाइल यहाँ पर रखी हुई है, इस वाली फाइल के अंदर ये ब्लॉक्स हैं और ये कहाँ पर है, उन सभी का ये डेटा इंडेक्सेस में रखते हैं ताकि हमारी फाइल को ढूंढना आसान हो जाए। जैसे कि हमारी हर नोटबुक के स्टार्ट में मतलब स्टार्टिंग में एक पेज लगा होता है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। तो अगर हम कभी भी किसी भी पेज पे जाना चाहते हैं या फिर एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड हमें उस पे क्वेश्चन पेज नंबर लिखा होता है कि हम उस पेज नंबर पे जाके उस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि एक ब्लॉक बना होता है, उस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे हमारे डेटा रखे होते हैं। तो इस ब्लॉक उस ब्लॉक पे जब हम पहुंचेंगे तो उसमें जितना भी डेटा है उसको हम एक्सेस कर सके। तो ये सब हम फाइल मैनेज जब फाइल सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि उन डेटा को ऐसे अरेंज करके रखना इंडेक्सेस की फॉर्म में, ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सके, किसी डेटा को इजीली हम जल्दी से फाइंड आउट करके दे सके। अब डेटा डिक्शनरी क्या होता है, डेटा डिक्शनरी में ना हमारे डेटा की सारी इंफॉर्मेशन होती है, सब कुछ लिखा होता है, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, कहाँ पे क्या है, किस किस ने इससे डील किया, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास में होती है, ताकि इन फ्यूचर कभी हमें कुछ रिकवर करना पड़ जाए तो हम इसकी हेल्प से इजीली रिकवर कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ थी और ये कहाँ पर स्टोर है। ठीक है, तो इंडिसेस तो आपको पता लग गया। मैं यहाँ पर डेटा डिक्शनरी को और भी डिफाइन कर देती हूँ। डेटा डिक्शनरी क्या होता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, मतलब डेटाबेस के अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर है, कहाँ है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका, इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो हमें देता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी इससे पहले हमने जो जो चीजें पढ़ी है, जैसे नीड फॉर अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है,
ये रहा नीड्स फॉर अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर जो किससे डील करता है, किस तरीके से जो डेटा होगा वो डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा और किस तरीके से यूजर को दिखेगा। तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लेवल होते हैं। लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर को ही हम 3 लेवल आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में इसको डिफाइन किया हुआ है। फिर फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से डील करता है, उसको आपस में रिलेट करता है और उनके बीच में इंटरकनेक्शन हमें बताता है। तो ये हमारा पूरा फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, और अगर आपका कोई कमेंट है तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।